रहे हैं। देखो, जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि उनको ना वो क्लास में कर लेते हैं लेकिन घर पे भी कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं होता, तो कई बार ये एग्जाम फोबिया की वजह से भी होता है। मतलब हमें एग्जाम से डर लगता है, और जब हम एग्जाम से डर लगते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, तो देख के डर जाते हैं और वो मन में एक टेंशन सी रहती है। तो एक काम करो आप, एक काम करो, हमारी बात को फॉलो करके देखिए, आपको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा। आप वीक में ना 2 से 3 स्पीड टेस्ट दो, 3 ज्यादा हो जाए, 3 ना दे पाओ, टाइम ना हो तो दो दो, और 2 ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करो। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि आप जब टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के बाद ये देखिएगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। जो आपने सही किए, क्या आप उनको और जल्दी कर सकते थे, या आपसे जो गलत हुए, जो आप, या फिर आप जिन क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, गलत हुए या नहीं कर पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप मार्क कीजिए, टिक कीजिए, और वो वैसे क्वेश्चन बार बार करिए। तो अनुज, आप करिए प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है कि उनको एग्जाम फोबिया होता है, कि वो घर पे अच्छा करते हैं, क्लास में अच्छा करते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम में इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो माहौल जो होता है ना, उनके मन में डर होता है एग्जाम को लेकर के। तो आप एक काम करो, ऑनलाइन टेस्ट दो। ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद आप उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसे ही देना जैसे कि आप एग्जाम सेंटर में ही बैठे हैं। रिलैक्स मोड में मत देना कि मम्मी का आ गया, अपना चुपचाप लैपटॉप या मोबाइल जहां पर भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें बिल्कुल घर वालों से कहते ना कि मुझे आधा घंटे 1 घंटे का मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो 1 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब ना करें। और बिल्कुल सीरियस होकर के, स्पीड से, ऐसी पोजीशन में बैठ करके जैसे आप एग्जाम सेंटर में ही बैठे हैं, और वैसे टेस्ट दें। तो आपको 8 से 10 टेस्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। 8 से 10 टेस्ट में आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा। 15, 16, 20 टेस्ट करने के बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि फिर क्वेश्चंस क्या है, रिपीट होने लगेंगे। जो आपसे गलती होती है ना, वो चीजें बार बार रिपीट होने लगेंगी, क्योंकि पैटर्न जो एग्जाम में आता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के फिक्स क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 15 से 20 टेस्ट करने के बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब फिर जितने ज्यादा टेस्ट आप देते रहेंगे, आपको हर टेस्ट के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन बीच में 4-5 टेस्ट के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर कम होने लगते हैं, फिर नंबर बढ़ने लगते हैं। तो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद एक फेज ऐसा आ जाएगा कि फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे, आप में से बहुत बच्चे टेस्ट देते होंगे, तो कई बच्चों के कई बार तो एग्जाम में एकदम से ज्यादा नंबर आते होंगे, कई बार नंबर एकदम से थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन इसलिए होता है कि नॉलेज की हमें कमी होती है। जिस दिन जिस दिन आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतनी नॉलेज आपकी इंप्रूव होगी, मतलब नॉलेज आपकी बढ़ेगी, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पर दिक्कत है, और जब आपको ये पता होगा आपकी दिक्कत कहाँ है, तो आप वहां पर काम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आजकल एग्जाम को क्लियर करना है तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। जैसे कि कट ऑफ ज्यादा जाती है, वैसे तो 150 कुछ स्टैंडर्ड कट ऑफ नहीं है, पेपर ज्यादा आसान भी आ गया था, लेकिन ज्यादा भी आसान होता, हम इस चीज के फेवर में कभी नहीं रहते कि पेपर आसान देकर कट ऑफ बढ़ा दो। हम फेवर में रहते हैं कि पेपर टफ करो, कट ऑफ घटाओ। चाहे पेपर आप टफ कर दो, लेकिन कट ऑफ आप कम जानी चाहिए, कट ऑफ ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो आपका टारगेट 150 प्लस तो रहना ही रहना है। आपको 150 160 का टारगेट अगर लेके चलना है, तो मतलब समझ लीजिए कि आपको हर सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर करना है। हर सब्जेक्ट में 40 प्लस आउट ऑफ 50। तो अब आप मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है जहां पर आप 100 में से मान लीजिए 90 95 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर, बल्कि 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हैं। तो वहां से आपको ये प्लस पॉइंट मिल जाता है मैथ्स और रीजनिंग की वजह से, कि यहाँ एक अच्छा स्कोर जो करेगा तो बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना आपको वहां पर भी अच्छा होगा। थोड़ा कम कर सकते हैं। मान लो दोनों में मिला के मैथ्स रीजनिंग में आप 90 95 ले आए, तो बाकी में आप इंग्लिश और जीएस मिला करके आप 50 60 ले आओ। 60 के आसपास ले आओगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन 60 भी लाने के लिए दोनों में 30 30 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे। तो आप ये देखिए कि आपको हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है, केवल एक सब्जेक्ट से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैथ्स और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये आपकी कट ऑफ में जो बढ़ाने में जो रोल होता है वो इन्हीं का होता है। जब आसान आ जाते हैं तो बच्चे पूरे पूरे क्वेश्चंस कर देते हैं, और जब पूरे पूरे क्वेश्चंस कर देते हैं तो कट ऑफ बढ़ जाती है। अगर यहीं पे ये मैथ्स टफ हो जाता, रीजनिंग टफ हो जाता,
तो वो वही बच्चे कर पाते हैं जो सच में लॉजिकली जो अच्छे से पढ़े हुए